लहर क्लासेज पर संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आप सभी जानते हैं जिनका भी बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, संभावित है कि अगस्त माह के अंदर आपका यह एग्जाम हो जाएगा। तो उनके लिए हम मॉडल पेपर यहाँ पे करने वाले हैं जिसको हम मिक्स मसाला के नाम से जानते हैं। देखिए मॉडल पेपर के अंदर तो आपको पता है कि पूरे 150 प्रश्न होने चाहिए, लेकिन अपने 150 प्रश्न तो नहीं रहते, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं, तो मिक्स मसाला इसका नाम रखा गया है। और इसके अंदर आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे। मतलब ये इस क्लास को लगाने का उद्देश्य ये है, ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप सभी सब्जेक्ट को दिन में देखते रहो, ठीक है। तो आप भूलो नहीं कि यार ये भी पढ़नी है, हिंदी 7 दिन ना पढ़ो ऐसा ना हो जाए, डेली आप प्रैक्टिस करो। तो हाँ भाई हिंदी भी अपने सिलेबस के अंदर है, जीके भी है, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, प्लस आपके कितने टॉपिक क्या कुछ किस प्रकार से इंप्रूवमेंट हो रहा है वो भी आपको पता चलता रहेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या जा रही है, कितने समय में आप प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं, कितना सही आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तमाम चीजों के बारे में क्या आपको तो अपना दम दिखाना है। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, उससे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। गुड इवनिंग, बिल्कुल कृष्ण जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बिल्कुल कृष्ण जी, गुड इवनिंग। उर्मी जी कह रही है मैं जिंदा हूं, तो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिर्फ मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने का मतलब जिंदा नहीं होता है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए लोगों को, ठीक है ना। कुछ करो, जिंदा यूं नहीं कि खड़े सर देखो जिंदा है तभी तो कमेंट किया है। जिंदा हो तो कुछ एक्टिविटी करो, सक्सेस हासिल करो, लोगों को लगे, लोगों के कानों तक आपकी बातें जानी चाहिए, तभी कि हाँ वास्तव में बंदा जिंदा तो है, ठीक है। तो सभी का स्वागत है, कैसे हो सर? बहुत बस बढ़िया, मस्ती एकदम मौज है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय जवाहर, बिल्कुल जय जवाहर, जय श्री राम भाई, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। कंप्यूटर महोदय जी पहला प्रश्न लगाया जाए। ओए ये क्या हो गयो रे हैं? देखिएगा, मैट्रिक्स के आपसे प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको लुप्त संख्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क का क्या करना है, पता करना। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा और अच्छे प्रकार से दिख रहा होगा। देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है अंदर, फिर इसने 4 लिखा है, 9 लिखा है और 16 लिखा है। फिर इसने यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया है और 100 लिखा है, 121 लिखा है, 144 लिखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा, फटाफट से क्या है कमेंट करके बता दो, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब है वो आपका क्या रहने वाला है। उसके बाद अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से आएगा। जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर देंगे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। दक्षराज जी बता रहे सर 144 आएगा। भाई 144 तो मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो कहां से बता रहा है? 144 तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन है 85, 96, 81 या 95। इसमें से आपका क्या है, क्या आंसर आ जाएगा? तो देखिएगा कुछ थोड़ी सी आपको ये संख्याएं सारी जानी पहचानी लग रही होगी। अगर एक दो ऐसी संख्या आती तो फिर आपको लगता है यार कहां से आ गई, क्या हो गया है, लेकिन जानी पहचानी संख्याएं सर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे क्या है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर? 9 गुणा 9 कितने होते हैं? 81 होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का आंसर राइट है। सभी से निवेदन रहेगा एक बार क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिएगा, हर साथी तक पहुंचा दीजिएगा जो आपकी बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 विभिन्न मकान, 5 क्या है? विभिन्न प्रकार के मकान हैं। 5 विभिन्न मकान ए से ई एक पंक्ति के अंदर है। 5 विभिन्न मकान है ए से ई, वो एक पंक्ति के अंदर है। ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। तो कौन सा मकान मध्य के अंदर है? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। 5 विभिन्न प्रकार के क्या है, मकान है, और ए से ई तक उनके मकानों के नाम है। ए बी के तो किसके, पहले कौन सा पकड़ना है? ए बी के तो किसके, बी के तो पहले बी लिखना है। क्या लिखना है? बी लिखना है। अब ये बी से इधर वाला जो होता है ये तो होता है बायां। कौन सा होता है? बायां। और जो इधर वाला होता है ये होता है दायां, ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा कि ए है वो बी के दाएं है, मतलब बी के दाएं ए है, तो ए कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं आगे की। और ई सी के, किसके, सी के, अब यहाँ पे सी कहाँ है पता नहीं है तो मैं एक अलग जगह लिख रहा हूं, ठीक है, कि ई सी के बाएं है, यानी कि ई है ना वो सी के कहाँ आएगा, बाएं आएगा, तथा ए के दाएं है। और ये क्या ई है वो सी के, तो ए के दाएं है, मतलब ई है वो ए के दाएं आएगा, ई के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और पूछा जा रहा है बी डी के दाएं है, बी है ना बी, ये डी के दाएं हैं। तो अब आप कहोगे सर बी को डी का दाया बनना है तो मैं यहाँ पे डी लिखूं तो डी के दाएं बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो कौन सा मकान मध्य में, तो देखो 5 मकान है तो 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, बीच में मकान आ रहा है आपका ए नंबर, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो मकान है ये बिल्कुल क्या है, मध्य के अंदर है। जिसने भी ए ऑप्शन बताया उन सभी का आंसर है, क्या बात है, मनीष जी, मेघा जी, अर्जुन जी, ओम प्रकाश जी, जगलेश जी, हर्षन जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल मधु जांगड़, सभी का स्वागत है। तो एक बार अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दो भाई, आज आपकी संख्या कम है, इसको पढ़ाने के लिए मुझे सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ शिक्षण अभिरुचि पढ़ता था, फिर तो ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे प्रकार से शेयर कर दो, ठीक है। अगला देखिए, यानी 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा। इससे इजी प्रश्न होता ही नहीं है आपका कैलेंडर के अंदर। 15 जनवरी 2004 को ये क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2004, 15 जनवरी 2004 को ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि था रविवार। क्या था, 15 जनवरी 2004 को क्या था दोस्तों, रविवार था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा बैक पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि 15 जनवरी 2003, यानी कि 1 साल पहले का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमेशा एक साल से नेक्स्ट साल जाते तो एक डे के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, एक दिन की क्या हो जाती है, एक दिन की बढ़ोतरी होती है सामान्य वर्ष के अंदर। अगर वर्ष सामान्य है तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी, और अगर लीप है, फरवरी उसमें क्या आ रही है, फरवरी उसमें 29 दिन की आ रही है, तो फिर उसके अंदर क्या है, 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर कितने दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2003 से हम 2004 में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एंटर कर रहे हैं, ठीक है। 4 में जनवरी फरवरी से आगे तो नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे भाई, 4 अपना लीप वर्ष है तो 4 से फरवरी से आगे नहीं जा रहे, तो कोई मतलब नहीं इस 4 का। तो 3 से 4 में आ रहे तो 3 तो लीप वर्ष नहीं है, नहीं है, फिर 1 बढ़ेगा, मतलब ये रविवार हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, शनिवार हुआ होगा, तभी 1 बढ़ के रविवार हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो भी बी आंसर बता रहे वो सारे के सारे क्या है, राइट है। अनित वर्मा अभी ये बता रहे, देखो कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, हमें आगे जाने का, इसमें सोमवार से रविवार घटता नहीं है, एक बढ़ता है, ठीक है। अब हम पहले जीके के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद वापस से रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जीके के प्रश्न है वो दोस्तों देख लेते हैं। तो अच्छे प्रकार से क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया था। अमर सागर जैसलमेर के अंदर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बीठड़ी जोधपुर में किया गया, देवगढ़ प्रतापगढ़ में किया गया, मोहनगढ़ जैसलमेर में किया गया। तो पवन ऊर्जा की बात की जाएगी, सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से आप कहोगे सर धूप वगैरह जैसलमेर में ज्यादा रहती है, लेकिन इसका उत्पादन की बात करें तो वो जोधपुर से ज्यादा होता है। जोधपुर से मुख्य रूप से क्या है, जोधपुर में उत्पादन ज्यादा होता है। और अपने पवन ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए पवन ऊर्जा का जो राजस्थान के अंदर सबसे पहला संयंत्र लगाया गया था, ये जैसलमेर के अमर सागर में लगाया गया था। कहां पे लगाया गया था, अमर सागर जो जैसलमेर है ये राजस्थान में पवन ऊर्जा का क्या है, पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है। तो जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम राइट हो जाएंगे। बिल्कुल संगीता जी, सीमा जी, मेहा जी, अर्जुन जी, बहुत अच्छा, सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में भोमट क्षेत्र सम्मिलित है। दोस्तों बताइएगा राजस्थान के अंदर जो भोमट क्षेत्र है, ये भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है। भोमट क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र है, ये भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है। भोमट दोस्तों भील बाहुल्य क्षेत्र का नाम है, ठीक है, और ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वहां का क्षेत्र है। आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि भील जनजाति है वो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ज्यादा कहाँ पे, उदयपुर के अंदर ज्यादा होती है। तो ये भोमट भील क्षेत्र है, ये भी कहाँ का इलाका हो जाएगा, उदयपुर का, बांसवाड़ा का, भीलवाड़ा का, अलवर का। तो आप सभी के जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ, सक्सेस उदयपुर बता रहे हैं, धनराज जी बांसवाड़ा बता रहे हैं, रमेश जी चौधरी है वो भी बता रहे हैं कि बांसवाड़ा होगा।
देखिएगा कुछ अभी भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, काफी सुधार की आवश्यकता है, अच्छे प्रकार से पढ़िए, मेहनत कीजिए। यहाँ पे उदयपुर होगा, घुमट भील क्षेत्र कहाँ में होगा, उदयपुर के अंदर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ए आंसर बता रहे थे वो सभी सही है, बाकी वाले आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, आज के बाद आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है, बताओ भाई। डेगाना क्षेत्र, यह डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। देखिए कुछ प्रश्न फिक्स है, जहां से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। एक आपका ये डेगाना वाला हो गया, एक खेतड़ी वाला हो गया, ये पॉपुलर है। डेगाना और खेतड़ी में से कोई भी क्या है, डायरेक्ट हर बार पूछा ही पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि सर खेतड़ी है वो तो हमारे तांबे के लिए जाना जाता है। तो डेगाना आपने बल्ब देखा या नहीं देखा है घर पे, पहले 10 रुपए वाले, अब तो पता नहीं आते या नहीं आते हैं, भूल गए। पहले ऐसा एक 10 रुपए वाला बल्ब आया करता था घर पे, है यहाँ पे उसके अंदर एक ऐसी स्प्रिंग लगी रहती थी, वो उसका तंतु है वो जलता था, ठीक है। तो ये जो तंतु था उल्टे डब्लू के आकार का, ये होता है टंगस्टन, ठीक है। ये टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। और ये टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन मिलता है अपना डेगाना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है कि टंगस्टन माया जाता है। डेगाना क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, टंगस्टन से। बिल्कुल, ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं हुआ, सबका राइट हो रहा, बहुत अच्छा, ठीक है। हरपाल सिंह जी, सिसोदिया जी, राम प्रकाश जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है, बताओ भाई। राजस्थान का गांधी है, ये राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट करके बताना है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या को क्या राजस्थान का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या दोस्तों वागड़ के गांधी कहलाते हैं, ठीक है। जो वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र के ये क्या कहलाते हैं, गांधी कहलाते हैं। सर वागड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अरे वागड़ क्षेत्र के बारे में नहीं जाना था का, फिर तुम कच्छू ना जाना था। वागड़ क्षेत्र अपना जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर और क्या है, डूंगरपुर और क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की भाषा आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, वागड़ी भाषा बोली जाती है। और गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को क्या है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताना फटाफट से। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। आपके लिए हिंट है कि आज मारवाड़ के गांधी सांचौर के अंदर आए थे। अब बता दो मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। कल मारवाड़ के गांधी बाड़मेर के अंदर थे, अब बता दो मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है मारवाड़ का गांधी। गांधी 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 गांधी, बिल्कुल गुड्डू चौधरी ने सबसे पहले बताया कि अशोक गहलोत। अगला देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान है ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था। वर्तमान का मतलब अभी जैसा है, जयनारायण व्यास। इन टी शर्ट और शर्ट में दिखे शानदार, मीशो अभी डाउनलोड करें। मतलब अभी जैसा है, जयनारायण व्यास। शेर है, राजस्थान है, जयनारायण व्यास। यार तुमने पढ़ा कहाँ है, हर क्लास में एक दो कमेंट ऐसा आता है, हैं? जयनारायण व्यास नहीं है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, बताओ भाई। 1956 के अंदर आया, 1957 में आया, 1958 में या 1959 में। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को क्या है, 1956 को इसके जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। और वो क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई। क्या प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूरी कब हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा कि वर्तमान स्वरूप का मतलब अभी जैसा है वैसा राजस्थान कब बन गया था, 1956 के अंदर बन गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। कालीबंगा को तो आप रट ही लेना, ठीक है। कुछ सभ्यता है, इनसे प्रश्न कंफर्म है आता, बाकी वाले इतनी याद नहीं हो फिर भी चलता है, मुख्य मुख्य याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। बीएसटीसी की दृष्टि से कालीबंगा आपको याद होनी चाहिए, अहाड़ आपको याद होनी चाहिए, बैराट आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा कौन सी है, कालीबंगा हो गई, अहाड़ हो गई, ठीक है, बैराट हो गई। गणेश्वर सभ्यता आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक दो सभ्यता का नाम मैं आपको और लिखाऊंगा, वो सारी आपको याद होनी चाहिए, इसके ही आपका आसपास में प्रश्न आ जाता है। तो कालीबंगा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी, जिसे मृत नदी कहा जाता है, द्विशती नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी कहा गया है वेदों पुराणों के अंदर। तो ये कौन सी हो जाएगी, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है। दोस्तों मेवाड़ में आप सभी को पता है कि सिसोदिया राजवंश ने राज किया है। सिसोदिये क्या माने गए हैं? सूर्यवंशी माने गए हैं, चंद्रवंशी माने गए हैं, अग्निवंशी माने गए या नागवंशी माने गए? मेवाड़ के जो सिसोदिया है ये कौन से वंश से माने गए हैं? सूर्यवंशी माने गए हैं, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या फिर नागवंशी? सर वंशी का पता नहीं, लेकिन पूरे हिंदुआ सूरज माने गए। महाराणा प्रताप जिन्हें हिंदुआ सूरज कहा गया कि पूरे हिंदुओं का ये तो बंदा क्या है, पूरे हिंदुओं का सूरज है। सूरज तो थे, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो तुम चंद्रवंशी कैसे बताते हो? मेगा जी आपके सारे ऑप्शन राइट नहीं हो रहे हैं, उल्टे ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नहीं होगा राइट, कि सूर्यवंशी माना गया है। मेवाड़ के इनका ध्वज देखिएगा आप, जब मेवाड़ का आप क्या करेंगे, मेवाड़ का जब राष्ट्र ध्वज देखेंगे, राष्ट्र ध्वज के अंदर भी सूर्य बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं उदयपुर के जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में घूमने के लिए जाते हैं, जो पिसोला झील की पाल पर है, पिसोला झील के जस्ट पास में म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम के अंदर भी आप जाते हैं तो म्यूजियम के अंदर भी दोस्तों क्या है, आपको एक बड़ा सा सूर्य की प्रतिमा मिलती है, जिससे भी हम क्या है लगा सकते हैं कि सूर्यवंशी। थोड़ा घुमा भी करो ताकि आपको कुछ चीजें घूमने से भी कवर हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ठीक है, ब्लू सिटी है ये, ब्लू सिटी राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को आप सभी को पता होना चाहिए सफेद शहर कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी में। बाकी और तो इसके बहुत सारी उपमाएं हैं। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है इसे, माउंटेन एंड फाउंटेनों का शहर कहा जाता है इसे, ठीक है। ये तो अपने आप में भाई क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। जोधपुर की बात करें, सन सिटी कहा जाता है, बिल्कुल सर पढ़ा है, सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। बीकानेर हो गया आपका, और अजमेर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी आप किससे कहेंगे? तो जब आप क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर चढ़ेंगे तो वहां से जब नीचे देखेंगे तो आपको इधर इधर के घर सारे नीले ही नीले नजर आएंगे, तब कहा गया वाह यार क्या बात है, जोधपुर तो क्या है, ब्लू सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं मेरे दोस्त, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं पूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। चांद बावड़ी है, ये चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? कोटा के अंदर है, भरतपुर में है, अलवर के अंदर है, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर दौसा हो जाएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से किले जिले में स्थित है? ठीक है, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाइएगा, आप घूमिएगा, ठीक है। चीजों को देखेंगे, क्या है, कुछ नहीं है, 150 रुपए का ऐसा कुछ टिकट है, लेकिन देखने को बहुत कुछ मिलेगा। 2-4 घंटे आप उसके अंदर घूमोगे तो चीजें कुछ भूलोगे नहीं, ठीक है। और म्यूजियम में तो वैसे भी जाना चाहिए, पुरानी चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उदयपुर के म्यूजियम में बहुत सारे शिलालेख रखे, शिलालेख यहाँ पे बहुत पड़े, बहुत सारे शिलालेख पड़े, तो शिलालेख होते कैसे थे, उसमें क्या क्या लिखा गया है वो देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं गया था, मैंने फोटो लिए थे बहुत सारे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए फोटो, नहीं मिल रहे हैं। मैं थोड़े 1-2 पोस्ट भी किए थे चैनल पर, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आबानेरी के अंदर है चांद बावड़ी, कहाँ पर है, आबानेरी के अंदर है। आबानेरी और राजरोडगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। आबानेरी कहाँ पर है, दौसा के अंदर है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बावड़ियों का शहर पूछे तो वो अपना बूंदी है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, गार्डन बड़ा बाग स्थित है, गार्डन बड़ा बाग है ये कहाँ? एक भाई लिख रहा है कि सर अभी तो एग्जाम है, तो दोस्तों जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन के अब मुझे 2 महीने के लिए कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, ठीक है। कुछ न कुछ काम तो होता रहेगा, टाइम मिलता नहीं है, टाइम क्या है निकालना पड़ता है घूमने के लिए, तो खुद को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है, भीलवाड़ा में है, झालावाड़ में है, हनुमानगढ़ में। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गार्डन जो बड़ा बाग है ये जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भी ए बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बताओ भाई, ये चरणदास चोर है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। मालचंद तिवारी ने लिखी है, हरीश भदानी ने लिखी है, विजयदान देथा ने लिखी है, या अर्जुन लाल चारण ने लिखी है? बताओ भाई किसके द्वारा लिखी गई है? चरणदास चोर अपने पढ़ रखा है ना भाई, ठीक है। चरणदास चोर है, कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। बातारी फुलवारी पढ़ा है क्या? बिल्कुल बातारी फुलवारी पढ़ा के विजयदान देथा ने लिखी थी, और उन्हें नहीं क्या है, उन्हें नहीं दोस्तों क्या है, उन्होंने क्या लिखी है? चरणदास चोर है। तो सी ऑप्शन राइट है। इनके जो ये रचना है इसी के आधार पर क्या है फिल्म बनती है, चरणदास चोर।
अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। शुष्क रेगिस्तान है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा किस राज्य के साथ या किस देश के साथ साझा करता है, आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ साझा करता है, चीन के साथ साझा करता है, पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ? सबको पता है कि 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये पाकिस्तान के 9 जिले हो जाते हैं और हमारे 4 जिले मिलकर ये सीमा बनाते हैं। अभी नए जिलों का फॉर्मेट आएगा तो हो सकता है उसमें एक जिला और भी ऐड हो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल के लिए आपको एग्जाम तक क्या है यही याद रखना है।